टार्ट जो है ये एक लॉ है और इसका टार्ट का जो सोर्स है वो डिराइव होता है टार्टम से, और टार्टम मीन्स टू ट्विस्ट। टार्ट लैटिन वर्ड है और इसकी 3 मीनिंग्स डिक्शनरी से हम डिराइव करते हैं। एक है ट्विस्टेड, एक है क्रूक्ड और तीसरा है अनलॉफुल। टार्ट इज अ सिविल रॉन्ग, और टार्ट की जो इंग्लिश मीनिंग है वो है रॉन्ग। ठीक है, ये तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया, लेकिन वैसे बेसिकली टार्ट है क्या? कोई स्टेट्यूट है, कोई बुक है, लेजिस्लेशन इसकी हुई है, लॉ मेकर्स ने इसको इनेक्ट किया है या असेंबली ने इसको पास किया है? ये कैसे पास हुआ? देखो सीपीसी के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा गया है कि इसकी कंसोलिडेशन कैसे हुई, पहला लॉ कैसे अमेंड हो गया, पहला लॉ कैसे रिपील हो गया, फिर बाद में लॉ कैसे आया। लॉ का तो हमें ओरिजिन तो आता है ना, लॉ का तो पता है ना, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन एज अ सीनियर स्टूडेंट हमें तो पता होता है कि भाई इस लॉ का पहले बेसिक ओरिजिन क्या था, क्योंकि उसके पीछे तो हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं ना। लॉ के पीछे एक्सप्लोर तो करते हैं सीनियर जजेस थे, एआर के अंदर मैंने पढ़ा, एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर नॉलेज एज अ लॉ स्टूडेंट। क्योंकि लॉ इनेक्टमेंट होती है तो उसके अंदर जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो आप तो पढ़ते हैं ना सिविल प्रोसीजर कोड, हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908। फिर 1908 में जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं 1908 से पहले क्या अप्लाई होता था, फिर हम तो वो सोचते हैं। तो जब हमने कानूनी शाहत आर्डर देखा तो उसको तो 1984 में, इसको तो हम पढ़ते भी नहीं है, तो हमने देखा कि भाई इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन पता चला एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुई थी? वो है 1872 में। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसका हमें इनेक्टमेंट का साल याद नहीं, क्योंकि बगैर इनेक्टमेंट साल याद किए हम इनेक्टमेंट को पढ़ते ही नहीं है। पहले तो हम ये देखते हैं कि आया कब था। सिमिलरली स्पेस रिलीफ एक्ट है, उसकी इनेक्टमेंट है 1877 में, और कोर्ट फीस एक्ट है, उसकी इनेक्टमेंट है 1870 में। अभी एक और चीज़ है जो एक एआर में मैंने पढ़ी और आपसे मैं शेयर करता हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एआर में इंडिया का, मद्रास का या कलकत्ता का जज था, एंड ही वाज वेरी एफिशिएंट जज। रिपोर्टेड केस में लिखता है कि मैंने जब कोर्ट फीस लगाई विथ रेफरेंस टू स्पेस रिलीफ एक्ट, क्योंकि सारे हमारे पास जो 80% सूट्स होते हैं वो आते हैं स्पेस रिलीफ एक्ट से। कैसे? डिक्लेरेशन स्पेस रिलीफ एक्ट, स्पेस परफॉर्मेंस स्पेस रिलीफ एक्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेस रिलीफ एक्ट, और दुनिया की सारी इंजंक्शंस जो भी हैं वो स्पेस रिलीफ एक्ट। ठीक है ना? तो स्पेस रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 4 है सेविंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 5 हाउ स्पेस रिलीफ इज गिवन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जब हमारा वो टॉपिक आएगा अंडर डिबेट। तो जज साहब ने उस रिपोर्टेड केस के अंदर लिखा कि 1870 का कोर्ट फी है और 1877 की स्पेस रिलीफ एक्ट है। जब 1870 का कोर्ट फी है तो इसका मकसद ये है कि उस वक्त स्पेस रिलीफ एक्ट का वजूद ही नहीं था, क्योंकि स्पेस रिलीफ एक्ट इनेक्ट हुआ है 1877 में। आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। जज साहब ने नीचे लिखा, एआर के जज ने, जो हाई कोर्ट का जज था, तो उसने लिखा कि मैंने ये सोचा कि फिर 7 साल के अरसे के दौरान स्पेस रिलीफ एक्ट का जब कोई सूट था ही नहीं तो कोर्ट फी कैसे लगती थी? जब कोर्ट फी पहले है और जिस पे लगती है वो बाद का स्टेट्यूट है, फिर ये बीच वाला इंटरवीनिंग पीरियड कैसे चलता था? उसने इस पॉइंट को यहाँ देकर फिर आगे चला गया। हमने इसके ऊपर रिसर्च की ना, तो हमने आगे वापस सीपीसी के अंदर, तो हमने देखा सीपीसी के अंदर क्या है। सीपीसी के अंदर है 1908, ये सीपीसी है ना, ये उसके अंदर 1908 है। तो इसका हमने स्टार्ट पढ़ा और प्रीएम्बल पढ़ा कि भाई 1908 से पहले सीपीसी क्या होता था, किस तरह से इसका ओरिजिन होता था, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है।
बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से जिस पैरामीटर में और जिस तरह से आप ला पढ़ते हैं वो आपको ला तो अपना काम तो निकालेंगे, जज तो बन जाएंगे डेफिनेटली। ऐसे भी जज बनते हैं जिनको यानी ला की ओरिजिन का पता नहीं होता, 4 5 8 10 15 इंटेलिजेंट होते हैं, डेफिनेशन याद करते हैं, लकली वो आ जाती हैं और उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन उनका फाउंडेशन नहीं बनता, उनकी वो लेवल नहीं बनती। अभी देखिए इसके अंदर जब हमने इसका प्रियम्बल देखा तो उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह थी, और स्टैट्यूट का जब हम पहले आपको बताया उसका हम सेक्शन उसका देखते हैं कि ईयर ऑफ एनेक्टमेंट कौन है, तो जब उसको हम खोलते हैं तो इसको ये नहीं देखते इसके अंदर सेक्शंस कितने, रूल्स कितने, आर्डर्स कितने। फिर हम उसको दूसरा जो मरहला हमारा इसके स्टडी का होता है वो ये होता है कि इसका प्रियम्बल हम देखें, प्रियम्बल क्या कहता है, इस स्टैट्यूट की ओरिजिन के बारे में प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल कहता है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट and amend the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature, it is hereby enacted as follows। इसका मकसद ये है कि उसके पहले ये लाज थे, कोई किधर था कोई किधर था, अभी इसको 1908 में कंसोलिडेट करके इसको यहाँ पेश किया गया सीपीसी के मुकम्मल कोड के सूरत में, लेकिन इससे पहले भी ये लॉ मौजूद था लेकिन कंसोलिडेट नहीं था। अभी समझ गए मेरी बात? तो हमने ये पता यहाँ से लगा लिया। तो इसी तरह से आपने इसको इस पैरामीटर में नहीं पढ़ा होगा जिस पैरामीटर में हमने पढ़ा। दूसरी चीज़ जो इसके पढ़ने की होती है वो इम्पॉर्टेंट, वो होती है इसकी डेफिनेशन क्लास, कि व्हाट इज इट्स डेफिनेशन क्लास। देखिए डेफिनेशन क्लास के अंदर यानी इस तरह से होता है जिस तरह से आपके ऊपर सामने जब आप फुल सूट पहनते हैं, टाई शाई लगाते हैं, या लेडीज़ अपने हिसाब से ड्रेसेस जो पहनती हैं, तो मिरर के अंदर देखा जाता है कि भाई मेरा अपीयरेंस या मेरा लुक कैसा है। तो इस तरह से जो बुक का जो मिरर होता है जिसके अंदर पूरा बुक दिखाई देता है वो इसका डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास के अंदर हम उस पूरे किताब को देखते हैं मिरर में कि भाई इस बुक में है क्या। तो उसके अंदर यानी ये लिखा हुआ जाता है कि भाई डेफिनेशन जिस तरह से सीपीसी है, इसके अंदर डिक्री है, इसके अंदर जजमेंट है, इसके अंदर आर्डर है, इसके अंदर डिक्री होल्डर है, इसके अंदर जजमेंट डेटार है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, मेन प्रॉफिट्स हैं। जो भी टर्मिनोलॉजी जो लीडिंग टू द सूट अल्टीमेटली ऑन डिस्पोजल वो इसके अंदर डिफाइन की गई है। लेकिन सिग्निफिकेंटली कि इसके अंदर जो हम सूट दाखिल करते हैं वो सूट भी डिफाइन नहीं है, जो हम प्लेंट दाखिल करते हैं वो भी डेफिनेशन क्लास में नहीं है, जो हम रिटन स्टेटमेंट दाखिल करते हैं वो भी डेफिनेशन क्लास में नहीं है, जो प्लेंट दाखिल करने वाले को हम प्लेंटिफ कहते हैं वो भी डेफिनेशन क्लास में नहीं है, और जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने वाले को हम डिफेंडेंट कहते हैं वो भी इसके अंदर नहीं है। लिमिटेशन एक्ट की तरफ चले जाएं, जब आप लिमिटेशन एक्ट का डेफिनेशन क्लास खोलेंगे तो उसके अंदर सूट भी डिफाइन है, प्लेंटिफ भी डिफाइन है और डिफेंडेंट भी डिफाइन है। लिमिटेशन एक्ट का सूट का, डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ की डेफिनेशन देने का मकसद क्या है, जब उनकी जरूरत सीपीसी के अंदर थी, सीपीसी के अंदर है नहीं। सही बात है ना? अच्छा, अभी इसके अंदर क्या है कि आप देखिए कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को इसके अंदर क्यों नहीं डिफाइन किया गया, कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को हमें डिफाइन करने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लिए हम आपको पूरे सेक्शंस और आर्डर्स बता देते हैं। आर्डर 1 आप देखिए, पार्टीज टू सूट, उसमें सब प्लेंटिफ क्या है, डिफरेंट क्या है, प्लेंटिफ क्या है, डिफरेंट क्या है। अगर उसको डेफिनेशन क्लास में देते तो इसका स्कोप, मार्जिनल स्कोप इतना नेरो हो जाता कि हम इसको आगे नहीं पढ़ते, और फिर लॉ मेकर्स इसको डिफरेंट इंटरप्रेट करते और उसके अंदर आर्डर के अंदर जो इसका परपोर्ट है उसको डिफरेंट इंटरप्रेट करते, और एनामली ऐसी कोर्ट के अंदर हो जाती, कोर्ट इसको डेसिफर नहीं करते। ये एक लॉ मेकर्स का विजडम है। तो सिमिलरली मैंने आपको इसीलिए ओवरव्यू दिया क्योंकि मैं तो लॉ ऑफ टार्ट के तरफ हूँ,
लेकिन मैंने आपको इसीलिए दिया कि भाई लॉ ऑफ टार्ट इस तरह से, जिस तरह से ये स्टेट्यूट है 1908 में इनेक्ट हुआ है, और इससे पहले ये स्टेट्यूट कंबाइंड नहीं था, कंसाइडेड नहीं था। 1908 में इसको कंसाइडेड कर दिया गया और जुडिकेचर जो है उसके मुताबिक एम्बिट में लाया गया। तो लॉ ऑफ टार्ट क्या है? लॉ ऑफ टार्ट का कोई साल नहीं है, लॉ ऑफ टार्ट में कोई सेक्शन नहीं, लॉ ऑफ टार्ट में कोई रूल्स नहीं। नो एक्ट और नो ऑर्डिनेंस वाज पास्ड, नो रूल्स वर फ्रेम्ड, इट वाज डेवलप्ड थ्रू केस लॉस। अभी समझ गए? इट वाज डेवलप्ड थ्रू केस लॉस, originated in UK and European countries. This law is developed by case laws, and those case laws which were initially originated in UK and European countries. Implication and application of this law is in Pakistan because UK laws are followed in Pakistan. Apart from that, जो सिग्निफिकेंट बात है जो आपके साथ मैं शेयर करूं वो ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट लॉ है जो CPC और PPC से जाकर टच हुआ है। सिविल रॉन्ग है और CPC का प्रोसीजर यहाँ आता है, पूरा CPC प्रोसीजर साइड पे एप्लीकेबल है। इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? लॉ ऑफ टार्ट की 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 नेग्लिजेंस, नंबर 2 ट्रेसपासिंग, नंबर 3 मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और नंबर 4 डेफामेशन। नेग्लिजेंस में क्या आता है? आपने देखा कि रिसेंटली कराची के अंदर बहुत एक रेनफॉल हुआ समर में, इतना रेनफॉल हुआ कि आपने ये भी अखबारों में टीवी में सुना होगा कि काफ़ी लोगों की कैजुअलिटीज़ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, और गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि भाई आप इन एरिया से ना पास हों या इलेक्ट्रिक पोल से इतना फीट दूर रहें। तो अगर नेग्लिजेंस, आपने ये भी पढ़ा होगा अखबारों के अंदर कि लोगों ने कई कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर केसेस दाखिल कर दिए हैं फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट, जो लोग मरे हैं और उनकी नेग्लिजेंसी पे। तो ये जो केसेस दाखिल हुए और अंडर लॉ ऑफ टार्ट पे हुए, और नेग्लिजेंस उनकी ये है कि भाई ये कराची इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी थी कि बरसात के टाइम में या रेन फॉल के टाइम के अंदर वो सिचुएशन को कंट्रोल करते, जैसे कोई कैजुअलिटी ना हो। अगर कैजुअलिटी होगी दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज नेग्लिजेंस विल बी इम्प्यूटेड विद कराची इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सूट कहाँ दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ, किस प्रोसीजर में दाखिल हुआ? इट वाज फाइल्ड अंडर द लॉ ऑफ टार्ट। ठीक है ना। नंबर 2 ट्रेसपासिंग। ये जो 411 के अंदर ट्रेसपास है ये तो टार्ट है, लेकिन उसके अंदर जब ये कोई वारदात करते हैं, अफेंस करते हैं, तो फिर ये प्यूनिटिव अफेंस हो जाता है, अफेंस फिर बाद में हो जाता है। किसी की जगह के ऊपर क्रॉस करना, यानी आप दीवार फलांग कर किसी के घर में ट्रेसपास करना, स्केलिंग ओवर द वॉल, और जाकर उसका स्विमिंग पूल है उसमें नहाना। फिर लोग पकड़ जाते हैं, अरे भाई हमारे स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, नुकसान तो उसने कुछ नहीं किया। या दीवार फलांग कर अंदर जाता है और उसका गार्डन के अंदर बेहतरीन एक फ्लावर है वो गुलाब का, वो अभी सूंघता है, कुछ भी नहीं कर रहा। इज इट ऑफेंस? भाई कुछ भी नहीं किया, गुलाब सूंघ रहा है, इंसान है, उसका दिल चाह रहा है, आप उसको क्यों इतना तंग करते हैं? उसकी दिल चाह, और गर्मी लग रही है, स्विमिंग पूल आपका कोई रात के 12 बजे में कोई इस्तेमाल नहीं करा, बेचारा नहीं आया, ऑफेंस तो नहीं हुआ ना, लेकिन ट्रेसपास हो गई। आप किसी के घर में उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर कैसे आए? दिस इज ट्रेसपास और इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, इट इज़ नॉट क्रिमिनल ऑफेंस।
हाँ, अगर ट्रेस पास के दौरान अगर वो कुछ चोरी करता है, कुछ करता है, फिर वो ऑफेंस बन जाता है, इज कमिटेड थेफ्ट। लोग किसी के घर में आकर चोरी करते हैं तो 380 लगता है ना, ट्रेस पास का तो नहीं लगता ना। तो ट्रेस पास जो है इट इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज अ सिविल रॉन्ग। मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, ऐसी प्रोसिक्यूशन जो शख्सी तरह से किसी पर्सन को मैलाइन करे, किसी के ऊपर वेग, वेक्सेशियस, परप्लेक्स्ड एलिगेशन लगाना, उसकी पोजीशन को मैलाइन करना और उसको डैमेज करना। तो वो बंदा आता है, सूट फॉर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दाखिल करता है। आपने या किसी ने किसी के खिलाफ अखबार के अंदर इश्तिहार छापा, एक ऐसा यानी क्लिपिंग, न्यूज़पेपर क्लिपिंग उसके खिलाफ पब्लिश हो गई जिसमें उसकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, वेग, वेक्सेशियस और परप्लेक्स्ड एलिगेशन लगाए गए, तो उसके अंदर वो बंदा जो सूट दाखिल करेगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, वो भी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट होगा। और चौथवा डिफामेशन, किसी को डिफेम करना, यानी वो बड़ा एक उसकी इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज दुनिया ने देखा, इमरान खान ने कहा तुमने ये किया, तुमने ये किया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफामेशन का सूट दाखिल कर दिया। क्यों? उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का चीफ जज, अ रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ऑनरेबल पर्सनैलिटी ऑफ दिस कंट्री, डिस्टिंग्विश्ड एंड प्रोमिनेंट फिगर ऑफ दिस कंट्री, इसने मुझे डिफेम कर दिया। उसने सूट डिफामेशन का दाखिल कर दिया। हालांकि डिफामेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 500 ऑफ पीपीसी, लेकिन दैट डिफामेशन इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। हियर द डिफामेशन व्हिच चौधरी साहब had filed in the Islamabad High Court in the shape of a suit, that defamation was a suit filed under the law of tort. tort में और क्राइम में फ़र्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। tort के अंदर आप सिविल सूट दाखिल करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कंपनसेशन का आपने सिविल सूट दाखिल किया। और क्राइम के अंदर आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं। जैसे डिफामेशन का मैंने आपको बताया कि डिफामेशन में चौधरी साहब ने तो दाखिल कर दिया सिविल सूट। अगर कोई डिफेम हो जाए तो डिफामेशन, अगर वो इम्प्यूटेशन किसी से डायरेक्ट ऐसे रिलेटेबल है जिसमें उसकी शख्सियत इतनी डैमेज हो गई है, जो बीमार हो गया है, तो वो 500 में FIR भी दाखिल करा सकता है और कंप्लेंट भी कर सकता है। इफ़ इट इज़ काग्निजेबल और नॉन काग्निजेबल एज पर सेकंड शेड्यूल, उसके लिए मीन्स क्रिमिनल केस दाखिल होगा। टार्ट और क्राइम के अंदर जो मेन फ़र्क है वो ये है कि टार्ट को कहते हैं प्राइवेट रॉन्ग, मीन्स रॉन्ग ऑफ वन पर्सन। प्राइवेट रॉन्ग मीन्स रॉन्ग ऑफ वन पर्सन, लेकिन ये जो क्राइम है उसको कहते हैं पब्लिक रॉन्ग, मीन्स रॉन्ग ऑफ सेवरल पर्सन्स। और जब रॉन्ग ऑफ सेवरल पर्सन्स होगा तो उसके अंदर क्या आएगा? पब्लिक एट लार्ज। सही बात है ना, पब्लिक एट लार्ज। टार्ट के अंदर एक बंदा आता है जिसको हम कहते हैं प्लेंटिफ, और क्राइम के अंदर स्टेट आती है, पूरी स्टेट आती है, जिसको हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। नंबर 4, टार्ट के अंदर जो डिसीजन अल्टीमेटली उस प्लेंटिफ के फेवर में जाती है तो कोर्ट उसको कंपनसेशन अवार्ड करती है, और क्राइम के अंदर जो कोर्ट अल्टीमेटली डिसीजन या वर्डिक्ट अनाउंस करती है उसके अंदर कन्विक्शन अवार्ड होती है। सही है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा, टार्ट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट? अभी देखिए ना, आप टार्ट के अंदर भी डैमेजेस लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन के अंदर भी डैमेज लेते हैं, लेकिन इन डैमेजेस का शेप क्या है? नंबर 1,
और इन डैमेजेस को कोर्ट बाइफरकेट कैसे करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टार्ट के अंदर जो कोर्ट डैमेजेस एलो करती है, अकॉर्ड करती है, उसको कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोर्ट डैमेजेस अकॉर्ड करती है या सैंक्शन करती है, उसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, अनलिक्विडेटेड एंड लिक्विडेटेड डैमेज में फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने केस दाखिल कर दिया कि भाई इस बंदे ने नेग्लिजेंस की, हमारा बंदा मरा, लाइट को उसने सही माना में सेफ नहीं किया, वायरिंग उसने सही माना में सेट नहीं की, गिर गई, हमारे बंदे मर गए। बंदे ने कहा कि भाई इसने मेरे घर में ट्रेसपास की, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई। एक बंदे ने केस किया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, कि इसने अखबार में मेरे खिलाफ इश्तिहार दिया और मेरी जो है वो पोजीशन मजरू हो गई। तो ये सारे जो सिविल सूट्स इसने दाखिल कर दिए, तो उसके अंदर उन्होंने डैमेज क्लेम किया कि भाई मुझे डैमेज दिए जाए 1 करोड़ रुपए। अभी इसका मैं यहाँ आपको एक और इंस्टेंस दूंगा जो आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे कि लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज का फ़र्क क्या है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डैमेजेस का सूट दाखिल कर दिया, तो उसके अंदर उसने वो डैमेजेस की फिगर दे दी और उसके अंदर उसने कहा कि ये मेरा डैमेज जो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्लेम है वो है 10 अरब का। और उसने कहा कि चूँकि मेरी रेपूटेशन जो है वो इतनी है। अभी समझ में भी आता है, भाई एक बंदा है, ही इज़ अमंग द डिग्नेटरीज, ही इज़ चीफ जज ऑफ पाकिस्तान, ही मीन्स हमारे पास जुडिशरी में कितने जजेस हैं, 500 होंगे, 1000 होंगे, ही इज़ ए स्टार फिगर, सब जजेस के ऊपर है और पाकिस्तान का चीफ जज है, वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशन है और इसकी हिस्ट्री है। जब चीफ जज ऑफ पाकिस्तान, जब आर्मी का चीफ और जब सदर पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब हल्फ लेते हैं, तो ये यानी लिख कर आता है टीवी के अंदर या वहाँ रिकॉर्ड के अंदर लिख कर आता है कि ये 12वां 15वां या 20वां प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है या सदर पाकिस्तान है, उसका नंबर भी आता है या CNC कमांडर इन चीफ है। क्यों कि इनकी एक अपनी डिस्टिंक्शन है, मीन्स दे आर वन इज अमंग द VIPs। ठीक है भाई, 10 अरब उसने अपनी रेपुटेशन के मांगे हैं तो ठीक है, सही है। नंबर 2, सपोज कीजिए वही डैमेज मैं क्लेम करता हूँ सूट के अंदर और कहता हूँ भाई इसने मेरे खिलाफ एक ऐसी इम्प्यूटेशन अखबार के अंदर दी है या ऐसे वर्ड्स स्पोकन हैं जो इसने बोले हैं, उसमें मेरी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो गई है और रेपुटेशन की कीमत है 10 अरब जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की है। तो लोग तो कहेंगे ना, कुरैशी साहब आपको तो कोई जानता नहीं है, आपकी तो इतनी रिकॉग्निशन है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप विथ रेफरेंस टू सेंटर आपकी रिकॉग्निशन होगी, लेकिन इतना तो नहीं को हर मकतब फ़िक्र का बंदा आपको पाकिस्तान में पहचाने। तो आप कोर्ट कहेगी कि आप 10 अरब की जो जस्टिफिकेशन है वो तो अब जस्टिफाई कर दे ना जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूँगा। लेकिन दूसरा काउंट डैमेजेस का, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वो 10 अरब खाली रेपुटेशन के नहीं मांगे होंगे, उसने 5 अरब रेपुटेशन के मांगे। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं समझ गया हूँ उसने कौन कौन से हेड्स में डैमेज क्लेम किए होंगे। नंबर 1 उसका होगा रेपुटेशन, नंबर 2 उसका होगा रेपुटेशन के अलावा उसका होगा जनरल और मेंटल डैमेजेस, क्योंकि इंसान को कोई भी चीज़ मेंटली सफ़र करती है जिसके अंदर कोलेप्स करता है, बंदा बीमार हो जाता है। तो उसने कहा कि भाई मेरी तो जो रेपुटेशनल डैमेज है, मैं चीफ जज ऑफ पाकिस्तान हूँ, वो 5 अरब रुपए, और 5 अरब वो है जो मेरे जनरल डैमेज में आता है जिसके अंदर वो मुझे यानी तकलीफ़ हो गई और मैं बीमार हो गया और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि मेरी एक इज़्ज़त है और उस इज़्ज़त के हिसाब से इन्होंने मुझे नुकसान दिया। नुकसान इज़्ज़त के हिसाब से दिया, लेकिन मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ और पाकिस्तानी के शहरी के हैसियत से ये इन्होंने जो मुझे डैमेज किया उसमें मुझे यानी जनरल डैमेज के तौर पर इतना नुकसान हो गया, मेरी सेहत गिर गई, सारी चीज़ें गिर गई और
रेपुटेशनल डैमेज भी होता है। रेपुटेशनल डैमेज का मकसद ये है हर एक की सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है, लेवल होती है, छोटे या बड़े। तो जनरल डैमेजेस के अंदर जब मैंने केस दाखिल किया तो मैंने कहा कि भाई मेरे 5 अरब हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा मेरे 5 अरब हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी रेपुटेशन की ट्रेवलिंग इतनी नहीं है जितनी इफ्तिखार चौधरी की है, लेकिन जनरल डैमेजेस में आप बीमार हो गए तो बीमार तो चौधरी साहब भी हो गए, बीमार तो आप भी हो गए। तो लेकिन आप भी एक सिटीज़न है पाकिस्तान के और आपकी भी एक लेवल है। उस हिसाब से अगर कोई अनपढ़ बंदा भी है, अगर डैमेजेस की वजह से बीमार हो जाता है तो वो भी इतना क्लेम करेगा जितना सदर पाकिस्तान करे या चीफ जज पाकिस्तान करे, वो बराबर होगा। तो इस तरह से ये होता है कि भाई वो जो लिक्विडेटेड पॉइंट थी अनलिक्विडेड डैमेजेस की, तो अनलिक्विडेड डैमेजेस वो होते हैं जो डैमेजेस कोर्ट डिटरमिन करती है, इसको कहते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, अभी लिक्विडेटेड डैमेजेस वो क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस कोर्ट डिटरमिन नहीं करती बल्कि पार्टी खुद डिटरमिन करती है। वो कैसे? भाई एक दो बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टाइमली मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपको 5 लाख भर कर दूंगा। तो भाई डैमेजेस तो खुद वहाँ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए, कोर्ट के अंदर केस दाखिल कर दिया तो उसको तो 5 लाख चाहिए। 5 लाख जब स्पेसिफाइड फिगर है और पार्टीज ने खुद किया है, जब एक पार्टी नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी को काज एक्शन हुआ, उन्होंने सूट दाखिल कर दिया, कोर्ट ने कहा भाई 5 लाख भर कर दो। तो ये हो गए लिक्विडेटेड डैमेजेस, मीन्स डैमेजेस डिसाइडेड आर फिक्स्ड बाय द पार्टीज। टार्ट के अंदर जब डैमेजेस होते हैं तो पार्टीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदा, कोई कोविनेंट नहीं होता, ना मुआहदा ना ब्रीच होती है। सूट डैमेजेस का दाखिल कर दिया, कौन सा मुआहदा था? मुआहदा था नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मुआहदा होता है और मुआहदे के तहत अगर वायलेशन हो जाए तो फिर उसका डैमेज होता है। टार्ट के अंदर जो ड्यूटी है दैट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय लॉ अंडर टार्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। जो कोर्ट डैमेज अलो करती है, सैंक्शन करती है, वो होता है। और 3 मैक्सिम्स हैं, 3 मैक्सिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इम्तिहान के भी क्वेश्चंस होते हैं और ये जो मैंने आपको बताया ये तो आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन ऑनवर्ड जो मैं आपको मैक्सिम्स बता रहा हूँ वो इम्तिहान के क्वेश्चंस हैं। एक है डेमनम साइन इंजूरिया। डेमनम साइन इंजूरिया, डेमनम मीन्स डैमेज, साइन मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इंजरी। डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है ना? अच्छा, उसके अंदर जो डैमेज है वो कौन कौन सा डैमेज है जो पार्टी सफ़र करती है? व्हाट इज काइंड ऑफ डैमेज? डैमेज क्या क्या डैमेज होता है जो बंदा सफ़र करता है? डैमेज क्या क्या, उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है? विच इज सफरिंग ऑफ द पर्सन। नंबर 1 मनी, दैट इज द डैमेज। आप लिखते हैं ना कि ये मुझे इसकी कंपनसेशन may be awarded in terms of money। डैमेज मनी। सर्विस, नौकरी से निकल गया बंदा, डैमेज हो गया, मीन्स सर्विस, एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ, दैट इज आल्सो डैमेज। भाई इसके इस इम्प्यूटेशन से मैं बीमार हो गया, हेल्थ। और नंबर 4 कंफर्ट। कंफर्ट जो है जब आपका डिस्टर्ब होता है तो भी डैमेज होता है। कंफर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइफ में एक बंदे का एक पैटर्न बना होता है, कितना टाइम नींद करता है, कितनी टाइम वॉक करता है, कैसे खाना खाता है। उस शेड्यूल में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, दैट इज डिस्टर्बेंस इन कंफर्ट, दैट इज आल्सो डैमेज। इंजरी क्या है? ये डैमेज हो गया, डैमनमी, ये चीज़ें आ गई, डैमनमी। और इंजरी क्या है? इंजरी में आता है टार्चुअस एक्ट। एंड व्हाट इज टार्चुअस एक्ट? टार्चुअस एक्ट मीन्स ब्रीच ऑफ लीगल राइट। क्या डैमनम
साइन इंजुरिया अगर डैमेज हो जाए विदाउट इंजरी, क्या इसकी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके लिए रेमेडी है? आंसर इज नो। नो एक्शन लाइज इन कोर्ट। ठीक है ना। अच्छा वो कैसे? आप तो कहेंगे ना वो किस तरह से होगा, क्योंकि एक बंदा कहता है मुझे इसने डैमेज कर दिया, लेकिन डैमेज ऐसा जिससे इंजरी नहीं हुई, तो फिर ये इसके अंदर किस तरह से हो सकता है? देखिए, मैं एक लीगल कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, सक्सेसफुली चलाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप पास होते हैं, जज हो जाते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं। अभी मेरे साइड में एक बंदे ने आकर लीगल कोचिंग सेंटर इसी स्टाइल का खोला, चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी परफॉर्मेंस सुना उसकी अच्छी जा रही है। कुछ लोग बाहर से उसके पास आए और यहाँ से भी कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए, वो चले गए वहाँ। मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, सारे चले गए। मैंने देखा ये तो मेरा डैमेज हो गया ना। जो मेरे पास आते थे वो भी नहीं आते, उसने उसको अच्छा कर दिया। कुछ इस तरह से चीज़ें अच्छी रखी जिसको अट्रैक्ट कर गई जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और जदीद तरीके से उसने एक ऐसी फैकल्टी जो है वो इस्टेब्लिश की कि सारे लोग जो है वो वहाँ चले गए। मैंने जाकर केस दाखिल कर दिया उसके ऊपर, भाई इसने डैमेज कर दिया। पहले मैं 5 लाख कमाता था, अभी मैं 1 लाख भी नहीं कमाता, मेरे खर्चा भी पूरा भी नहीं होता, इसने तो मुझे बुरी तरह से डैमेज कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि जनाब आली, ये आपकी जिस जगह पे उसने कोचिंग सेंटर खोला है वो आपकी प्रीमिस है। मैंने कहा नहीं। अच्छा, यानी इस पूरी अल्फातिमा चैम्बर में आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अकेला सेंटर चलाऊं और कोई नहीं चलाए? नहीं से ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर नहीं तो आप अपनी कारकर्दगी अच्छी करें ना। आप देखिए आप में डिफेक्ट क्या था कि ये सारे लोग मोटिवेट हो गए या सारे लोग डाइवर्ट हो गए, उसके पीछे ग्राउंड्स या उसके पीछे काजेस क्या हैं? आप देखिए कराची के अंदर एक शोरूम, दूसरा शोरूम, तीसरा शोरूम, सारे गाड़ियां बेच रहे हैं ना। या एक गाड़ी जो है ना बिके ज़्यादा, वो उसके ऊपर केस कर दे कि भाई ये इसने शोरूम मेरे साथ खोल दिया। तो आपका डैमेज हुआ कुरैश साहब, इसमें कोई शक नहीं। आपका पैसे का डैमेज हो गया, 3-4 लाख आप उसके कम हो गए। सर्विस का आपका डैमेज हो गया, ये भी समझ में आ जाता है कि अभी वो चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते क्योंकि आप डैमेज हो गए। आपकी हेल्थ का भी समझ में आ गया कि भाई आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें डैमेज में नहीं आती कि आप किसी के ख़िलाफ़ उसका कारोबार बंद करा दें। ठीक है ना। तो इसके लिए देयर इज नो एक्शन इन कोर्ट। मीन्स डैमनम साइन इंजुरिया, वो डैमेज दैट इज विदाउट इंजरी इज नॉट चैलेंजेबल इन कोर्ट। इफ यू विल चैलेंज देन कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट विल नॉट टेक एक्शन। दूसरा आ जाए इंजुरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंजरी क्या है? ब्रीच ऑफ प्राइवेट लीगल राइट, दैट इज टार्चुअस एक्ट, एंड टार्चुअस एक्ट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। टार्चुअस एक्ट इज कॉल्ड सिविल रॉन्ग। अभी इलेक्शन हो गई, इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि कराची के अंदर एक यानी मुख्तलिफ पार्टीज़ थी, वो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मैं इमरान खान के पार्टी का हूँ सपोज़, अभी चूँकि उसका उस वक्त मकबूलियत का ग्राफ ज़रा ऊपर था, मैं उसका वर्कर भी था, नारे शारे भी लगाता था। मैंने कहा भाई ये जीतेगा, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और मुल्क जो है वो हमारा चीन बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा, ETC। लेकिन वो मेरा वोट जो था, अभी मैं 18 साल का हो गया, 19 साल में हूँ, शनाख्ती कार्ड नादरा वाले मुझे बना के नहीं दे रहे। मैं वहाँ गया, मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन राइट भी हो गई, प्रोसेस भी हो गई, और एंड टाइम पे जब कार्ड मुझे मिलने का टाइम था, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि उसके अंदर कुछ मशीनरी ख़राबी हो गई है, आपको टाइमली नहीं दे सकते, लिहाजा मेरा वोट नहीं हुआ। मेरा वोट नहीं हुआ। मैंने जाकर इनके ऊपर केस दाखिल कर दिया कि भाई ये क्या जुल्म हो गया मेरे साथ, मैं इमरान खान को वोट नहीं दे सका।
नादरा को कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया, भाई आ जाओ। नादरा ने कहा कि कुरैशी साहब से पूछे कि क्या इमरान खान आपके वोट पे बैठा था? क्या इमरान खान को अगर आप वोट ना देते तो क्या जीतता या हारता? इसके वोट देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा, हमारा प्रोसेस था वो डिले हो गया, इसमें इसको क्या नुकसान हुआ है? वोट इसे नहीं दिया, हमारे ऊपर केस कर दिया, ऑन द कंट्री से तो हमारा डैमेज कर दिया, हमारा सिस्टम बंद पड़ा है, इसने हमें स्यू कर दिया कोर्ट के अंदर। मैं बहुत सारा काम करता, 5-10 मैं ही शनाख्ती कार्ड इशू कर देता, प्रोसेस करता, वो तो सारा रुल गया। कोर्ट ने कहा नहीं, ये इसका राइट था वोट देना जो ब्रीच हुआ, और ब्रीच आपने किया क्योंकि ये सिस्टम आपका क्रिपल्ड अगर हो गया, ख़राब हो गया, इम्पेयर हो गया, वो दुरुस्त करना आपका काम है, इसका काम नहीं। ये 19 साल का हो गया है, अभी आपको इसने 6 महीना पहले प्रोसेस किया, अभी तक आपने राइट नहीं किया, और आपने इसको उस वोट से महरूम कर दिया जो इसका बुनियादी राइट था। लिहाजा ये डैमेज हो गया इसका, और यू विल पे हिम डैमेज। क्वेश्चन ये है, कुरैशी साहब का नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नुकसान नहीं हुआ। ऑन द कंट्री, जब दूसरे किसी बंदे ने सेंटर खोला तो मेरा नुकसान हो गया ना। लोग मेरे पास कम हो गए, उसके पास ज़्यादा हो गए, मेरे सेंटर के लोग भी वहाँ डाइवर्ट हो गए, लेकिन यहाँ तो नुकसान तो कुरैशी साहब को कुछ भी नहीं हुआ ना। एक चीज़ का भी नुकसान नहीं हुआ, 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ, वोट नहीं हुआ। और वोट भी इमरान खान वो 80 या समझें कि 20-25 हज़ार के लीड से जीता है, कुरैशी साहब के 1 वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट कहती है, लॉ कहता है कि जो उसका बुनियादी फंडामेंटल राइट था वो उसका इन्फ्रिंज हो गया, और लिहाजा ये आप इसको डैमेज रीइंबर्स करके दें। लेकिन एक और पॉइंट है यहाँ, क्या कुरैशी साहब को डैमेज कोई 1 करोड़ रुपया देंगे क्या, या कोई 50 लाख देंगे? अगर इस तरह से नादरा 1 करोड़ और 50 लाख दे तो बाकी क्या कमाए? 1000 रुपया लें शनाख्ती कार्ड बनाने पे, और कुरैशी साहब को दें 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया। फिर कुरैशी साहब का केस देखकर दूसरे भी तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे इस तरह से हम करते हैं, फिर बोलेंगे कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तो ऐसे डैमेजेस पे लॉ ने फेस किए हैं नॉमिनल डैमेजेस कि टोकन डैमेजेस क्लेम होंगे, 500 होगा, 1000 होगा, क्योंकि कुरैशी साहब का एक राइट इन्फ्रिंज हुआ है। उसके अंदर कुरैशी साहब का कोई भी मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसका बुनियादी जो राइट है, हम इसीलिए इनको इम्पोज कर रहे हैं कि 2 बातें हैं। अगर 50 रुपीज़ से ये कंपनसेशन इंक्रीज करती है तो डिपार्टमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि कंसर्न क्वार्टर्स को देखें कि वेयर फॉल्ट लाइज। अगर फॉल्ट वाले ग्रुप के अंदर वो बंदे 2 या 3 ऐसे हैं जिन्होंने डेलिबरेटली डिले किया है कि इस फाइन के पर्सपेक्टिव में उनकी सर्विस ख़त्म होगी, दे विल सफ़र। और कुरैशी साहब को नॉमिनल डैमेज अवार्ड करने से उसके डिक्री फेवर में जाएगी, और ये उसकी एक कामयाबी होगी कि भाई आपके बुनियादी जो हुकूक वायलेट हुए थे वो आपको कोर्ट ने रेमेडीड करके दिए। अभी समझ गए ना मेरी बात? और तीसरा इसके अंदर आता है, वो है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटी मीन्स वॉलंटियरली विलिंगनेस, वॉलंटी। नॉन फिट मीन्स वॉलंटियरली विलिंगनेस, इंजूरिया मीन्स इंजरी। तो इसका मकसद क्या हुआ इस मैगज़िम का, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का? विलिंगनेस डज नॉट मेक इंजरी, और ये आता है सेक्शन 87 पीपीसी में। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स विलिंगनेस डज नॉट मेक इंजरी, मीन्स वो इंजरी जिसके लिए आप वॉलंटियरली कंसेंट दें। क्रिकेट नहीं खेलते जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को बॉल लगी मर गया, रेसलिंग नहीं देखते एक रेसलर दूसरे को पंच मारता है मर जाता है। बड़ी रेसलिंग होती है, बड़ी एक रेस होती है, गाड़ियों की रेसिंग होती है जिसमें गाड़ियां कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, मोब के ऊपर चढ़ जाती हैं, 10-10 15-15 लोग मर जाते हैं। तो ये सारा इस मैगज़िम के तहत आता है। इन्होंने वॉलंटियरली कंसेंट दे दिए, अगर हम मरें भी तो कोई ऑफेंस नहीं।
डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो लोग मर जाते हैं, वो भी यही होता है। खैर डॉक्टर तो प्रिकॉशनरी एक डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन करते हैं, करा देते हैं, अगर ना भी करें तो दैट इज़ नो ऑफेंस, क्योंकि डॉक्टर की उसके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया जो सेक्शन 87 में आता है वो है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। जो चीज बाय कंसेंट होती है दैट इज नॉट ऑफेंस। लेकिन ऑफेंस वो चीज यानी उसके अंदर जो यानी ऐसी कोई गेम है या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कंसेंट दी गई है। वेयर सफरर इज विलिंग नो इंजरी, हार्म सफरिंग बाय कंसेंट दैट इज नो इंजरी। पार्किंग एट ओनर्स रिस्क, नो ऑफेंस दैट इज कंसेंट। गाड़ी चली गई, किसी के ऊपर कोई केस नहीं। कार रेसिंग जो मैंने आपको इंस्टेंस दिया, क्रिकेट मैचिंग जो मैंने आपको इंस्टेंस दिया, बॉक्सिंग, WWE रेसलिंग। कंसेंट टू अपोनेंट पार्टी टू एंटर इनटू योर लैंड, कोई भी ऑफेंस कर दे जब आप उसको कंसेंट देते हैं जब वो आता है तो। कंसेंट मस्ट बी फ्री आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए जो लोग बैठे हैं रेसिंग कार की, ये जो बड़ी कार की रेसिंग होती है 100-100 मील की, बढ़िया गाड़ी तेज़ आती हैं, आपने देखा होगा टीवी पे, हम भी देखते हैं। तो कभी कभार गाड़ी इतनी तेज़ होती है कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, फिर वो खुद भी मर जाते हैं, किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं वो भी मर जाते हैं। लेकिन वो इसीलिए नहीं कि भाई इनकी कंसेंट है, भाई उन्होंने डॉक्यूमेंट तो लिख कर नहीं दिया ना, तो वो कंसेंट कौन सी हुई? इम्प्लाइड। वो बैठे हैं, गाड़ी चढ़ सकती है, बैठे ही इसीलिए हैं कि भाई देखें। अगर अम्यूजमेंट मीन्स अगर देखें, खुशी होते हैं, एंजॉय करते हैं, मर भी जा सकते हैं, मर भी सकते हैं। क्रिकेटियर है, क्रिकेट खेलता है और बाल लगता है, पत्थर का बाल है, मर भी सकता है। रेसलिंग है, खेलते हैं और खेलेंगे, जीत भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो कंसेंट मस्ट बी फ्री, दैट इज आइदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, एंड एक्ट मस्ट बी लीगल। क्योंकि भाई कंसेंट है, कंसेंट से अगर कोई यानी इस तरह से तो कोई बड़ा गुनाह भी हो सकता है, कोई यानी जिना का गुनाह भाई बाय कंसेंट है, ऐसी बात नहीं। यानी कंसेंट वो यानी चीज़ें जो लीगल है। नॉलेज इटसेल्फ डज नॉट मीन कंसेंट। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, इफ पर्सन गिव्स हिज कंसेंट टू सम एक्ट इन्वॉल्विंग probable risk, then he cannot make other party responsible for injury suffered. इंजरी हो सकती है। तो दिस ऑल इट कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ दिस फेमस मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 87 PPC। उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है, वो मैं पढ़कर फिर इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। A and Z agree to fence with each other for amusement। फेंस विथ ईच अदर, ये तलवार की लड़ाई नहीं होती है, तलवारबाजी जो होती है। दिस एग्रीमेंट एम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एंड हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी काज्ड विदाउट फाउल प्ले। तलवार लग तो सकती है ना, रियल तलवार है। एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड, ए कमिट्स नो ऑफेंस। दिस इज नो ऑफेंस। अच्छा, टार्ड के बाद हम आके ट्रस्टी पे। ट्रस्टी एक ऐसा बंदा होता है जिसको ट्रस्ट करके किसी प्रॉपर्टी को उसको दिया जाता है कि भाई सम थिंग इज इंटरेस्टेड टू दैट पर्सन एज ए ट्रस्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि
हमारे पास लॉ के अंदर जब स्टैट्यूट कोई भी हम पढ़ते हैं तो उसका जो डेफिनेशन क्लास है वो एक आईने के तौर पर काम करता है। मैंने आपको अभी अपने लेक्चर में ये चीज़ कही थी। हमने जब स्पेस रिलीफ एक्ट को पढ़ा तो उसके डेफिनेशन क्लास में हमें टोटल 3 डेफिनेशंस मिली ओनली। नंबर 1 ऑब्लिगेशन, नंबर 2 ट्रस्ट और नंबर 3 ट्रस्टी, दैट्स ऑल। हालांकि ये स्पेस रिलीफ एक्ट कंप्लीट एक वो यानी रिलीफ्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सूट फॉर पोजेशन है, सूट फॉर पोजेशन ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप है, ऑन द बेस ऑफ टाइटल है, which are the contracts which can be specifically enforced and which are those contracts which cannot be specifically enforced। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 21 में ये प्रोपोजिशन दी गई है। आगे हम चलते हैं तो उसके अंदर एक भाई कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे होती है और उसके अंदर डिक्लेरेशन कैसे क्लेम की जाती है और एग्रीमेंट्स क्या हैं, निगेटिव डिक्लेरेशन क्या है, निगेटिव एग्रीमेंट्स क्या है और इंजंक्शंस क्या हैं। ये लेकिन कोई भी इंजंक्शन का परपोर्ट या इस एग्रीमेंट का परपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट का परपोर्ट, इन्फोर्समेंट का परपोर्ट, पोजेशन के सूट का परपोर्ट इसके डेफिनेशन क्लास में नहीं है। क्यों? लॉ मेकर्स के पास क्या विजडम था कि इसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए, वो है ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और ट्रस्टी मीन्स द पर्सन हु इज ट्रस्टेड फॉर एनी ऑब्लिगेशन, एंड ट्रस्ट मीन्स एनीथिंग व्हिच इज फॉर्मुलेटेड बाय वे ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि स्पेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका अगर बेसिकली उसके ओरिजिन में आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन है वो तो एक ऑब्लिगेशन पे है कि जो ऑब्लिगेशन है मीन्स दोनों पार्टीज़ की जो ड्यूटी है वो दैट शैल बी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, so that one person will do or accomplished, means both shall be sincere for that performance and their trust shall be yani obliged or performed and trustee must perform his duty। तो सारा स्टैट्यूट वाक्य इन 3 जो टर्म्स हैं इसके अराउंड घूमता रहता है। ये तो लेजिस्लेचर का एक विजडम है। लेजिस्लेचर का जो विजडम है वो हमें इनकी लॉ मेकिंग के अंदर दिखाई देता है। और दूसरी बात शायद जो आप एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता ना हो, ये जो सेक्शन हम पढ़ते हैं आया सीपीसी हो या स्पेस रिलीफ एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो या पीपीसी हो, तो उसके अंदर चूँकि एक लॉ है जो मुख्तलफ डायमेंशंस में मुख्तलफ पैरामीटर्स में इस्तेमाल होता है। मैंने अभी अपने लेक्चर में आपको लॉ ऑफ टार्ट के बारे में डिटेल में बताया और आपको ये बताया कि ये इंग्लिश मेड लॉ है और ये लॉ डिराइव हुआ है थ्रू केस लॉ से, बिल्डिंग ऑफ द केस लॉ से। इसके पीछे कोई स्टैट्यूट नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा स्टैट्यूट फिक्स्ड नहीं है जिसके अंदर सेक्शंस हो, ऑर्डर्स हो, रूल्स हो। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको ये भी बताई कि इसके सूट दाखिल करने का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीटली जो बारो होता है वो सीपीसी से होता है। सिमिलरली ये जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है इसका प्रोसीजर भी बारो करते हैं सीपीसी से। लेकिन सिग्निफिकेंटली जो बात आपको बतानी है वो ये है, स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 8 में और स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 44 में 2 प्रोविजंस में स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 8 में कहता है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन शैल बी फाइल्ड अंडर स्पेशल रिलीफ एक्ट एंड प्रोसीजर to file the suit shall be borrowed or taken from CPC। सेक्शन 44 कहता है रिसीवर
It is discretion of the court to appoint receiver. However, if receiver is appointed, then rights, duties, and liabilities of the receiver shall be regulated with the procedure provided under the code of civil procedure. तो यहाँ हम डाइवर्ट तो करते हैं सीपीसी के अंदर कि भाई ये प्रोसीजर हम सीपीसी से लें, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली लॉ ऑफ टार्ट ऐसी कोई बात नहीं करता कि भाई आप ये सूट दाखिल करने का प्रोसीजर जो है वो सीपीसी से ले। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर लॉ ने हर स्टैट्यूट के अंदर एक सेविंग क्लास दिया है, और you will be really, it will be interesting for you and rather it will be improvement in your knowledge कि section 4 CPC is also saving clause and section 4 special effect is also saving clause, same provision. What was the wisdom of legislature behind enactment of these two provisions in under two different enactments with the same mechanism and magnitude of law? And moreover, on the top of all, what is the import of saving? देखिए, हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं जो सीपीसी से बारोड होते हैं, और वो स्टैट्यूट कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो सीपीसी से बारो नहीं करता। आप चले जाएं रिसेंटली जो इनेक्ट हुआ है लॉ 1992 में, बैंकिंग लॉस, रिकवरी ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लॉस जो है बैंकिंग के, उसके अंदर सिविल सूट का एक प्रोसीजर दिया गया है कि उसके अंदर ये दिया गया है कि भाई सिविल सूट जो है हम दाखिल करेंगे और उसका जो प्लेंट का जो तरीक़ेकार प्रोसीजर उसके अंदर नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार प्रोसीजर वगैरह जो है वो सीपीसी से लेते हैं। फिर लिखा गया कि ये समरी प्रोसीजर है, और समरी प्रोसीजर के तौर पर इसके अंदर पहले इन द वेरी आउटसेट लीव टू डिफेंड आएगी। तो हमारे आर्डर 37 में समरी प्रोसीजर है, दैट इज ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके अंदर भी आर्डर 37(2) में लीव टू डिफेंड है। लेकिन लीव टू डिफेंड इज टू बी फाइल्ड विद इन 10 days एज प्रोपाउंडेड अंडर आर्डर 37 ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड दैट 10 days टाइम इज नॉट प्रोवाइडेड सीपीसी बट दैट इज टू बी गैदर्ड विथ रेफरेंस टू 159 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। 10 days टाइम लिमिटेशन। अभी अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब हम कोई भी दाखिल करते हैं तो उसके अंदर लिमिटेशन हमारी है 10 दिन की, और वो 10 दिन की लिमिटेशन हमने निकाली है आर्टिकल 159 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से। तो रिकवरी ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस जो है बैंकिंग लॉज, उसके अंदर कहा गया कि लीव टू डिफेंड तो फाइल होगी, लेकिन सेक्शन 10 का क्लास है उसके अंदर कि वो लीव टू डिफेंड जो हमारे पास दाखिल होगी उसका प्रोसीजर और उसका टाइम फ्रेम जो है वो 30 days है। मीन्स वो टाइम और डेज डिफ्रेंशिएट किए गए एज पर सीपीसी विथ रेफरेंस टू सेक्शन 159। तो प्लान का प्रोसीजर तो उन्होंने लिया सीपीसी से, लेकिन टाइम फ्रेम या जो लीव टू डिफेंड का टाइम है उन्होंने अपना दे दिया। आगे चले, उन्होंने कहा कि जैसे सूट फाइनल डिसाइड हो जाता है तो डिसीजन डिक्री विल बी कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है, आप जैसे ही सूट डिक्री होगा तो उसका ऑफिस क्या करेगी, उस डिक्री वाले फाइल के बेसिस पे एग्जीक्यूशन का फाइल तैयार करेगी, एंड एग्जीक्यूशन इज ऑटोमेटिक। उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है बैंकिंग केस के अंदर। लेकिन उसके आगे जो प्रोसीजर चलेगा, रिट ऑफ अटैचमेंट, रिट ऑफ पोजेशन और जो सेल ऑक्शन, वो सारे आर्डर 21 के रूल्स के ले लेते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर भाई आर्डर 21 रूल 11 के तहत जो एग्जीक्यूशन दाखिल होती है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपना प्रोसीजर है, एग्जीक्यूशन इज ऑटोमेटिक। तो उसी पे सेक्शन 4 का सेविंग क्लास है सीपीसी का कि प्रोसीजर हर जगह पे सीपीसी का इस्तेमाल होगा। अगर स्पेशली स्टैट्यूट के अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइडेड है तो सीपीसी के पास भी प्रोवाइडेड है, लेकिन प्रेफरेंस उस स्पेशल प्रोसीजर को दिया जाएगा।
कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए उसने सारी की सारी अपने जो प्रोसेस है, प्रोविजंस हैं, उसको सेव कर दिया कि भाई उसको हम लोकल लॉज के लिए तो ये अप्लाई करते हैं, लेकिन स्पेशल लॉ के अंदर सेम थिंग है। देखो ना, सेम थिंग तो आ गई ना, 10 दिन वहाँ 30 दिन, तो प्रायोरिटी विल गो टू 30 डेज। तो इसने इसको क्लियर कर दिया कि यहाँ नहीं। आगे बोला कि एजुकेशन ऑटोमेटिक और आर्डर 21 रूल 11 जो है वो रिडिक्यूल किया गया। भाई इसको हम निगेट करते हैं, ठीक है, आप निगेट करते हैं। फिर आगे का आगे आगे सही, अभी आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अटैचमेंट का वारंट वो भी आर्डर 21 रूल 56 के तहत 46 के तहत होगा, या रिट ऑफ पोजीशन भी आपके प्रोविजन के तहत होगा, वो प्रोविजन लेंगे, ठीक है, वो ले लें। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सीपीसी के सेक्शन 4 के अंदर ये चीज़ दी गई है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी तो हमारा नया सेशन शुरू होगा, उसके अंदर मैं नई नई चीज़ें बताता हूँ जो अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करता। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं, आपको वो नहीं समझाते, जिसकी वजह से आपकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत वीक है। नहीं तो ये इनको बताना चाहिए, आपको इतना स्ट्रांग करके इनको निकालना चाहिए, या तो आप वकील बन जाएं या तो आप जज बन जाएं बगैर किसी दूसरे की सपोर्ट के। जैसे पुराने आज से 50-50 60 पहले होते थे, AK ब्रोही का कोई उस्ताद नहीं था, किसी को उसने ज्वाइन नहीं किया था। LLB के बाद उसने डायरेक्ट प्रैक्टिस की थी। कोई बंदा इस दुनिया में उसका उस्ताद नहीं था जिसके अप्रेंटिसशिप में वो रहा हो, डायरेक्ट उसने वकालत की थी। तो उस वक्त की एजुकेशन इतनी अच्छी और स्ट्रांग थी जिसके तहत ये चीज़ें होती थी। तो मैं आपको बता रहा था, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को सेक्शन 4 के बारे में बताता हूँ तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जब कॉलेज के अंदर आपको टीचर समझाए तो सबसे पहले सेक्शन 4 आपको समझाएगा कि सेक्शन 4 क्या है, क्योंकि सेविंग है और हर इंस्टीट्यूट की सेविंग का स्टूडेंट को पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें इंस्टीट्यूट की सेव हैं। अच्छा, तो अभी जो सेविंग क्लास है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेज में आपको स्टार्ट में समझाते हैं, लेकिन जब मैं CPC कंक्लूड करता हूँ तो उस वक्त समझाता हूँ। तो पहले सारा CPC का आपको ओवरव्यू आ जाए, फिर सारी चीज़ों को सेव करता हूँ इन द लास्ट। दिस अ डिफरेंस। इस तरह से इस सेविंग क्लास को स्पेस रिलीफ एक्ट के सेविंग क्लास के साथ मिलाता हूँ कि लॉ मेकर्स का विजडम क्या था कि वो भी सेक्शन 4 में रखा और इसको भी सेक्शन 4 के अंदर रखा, और कौन कौन सी चीज़ें स्पेस रिलीफ एक्ट की सेव हैं और कौन कौन सी चीज़ें CPC की सेव्ड है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं लॉ स्टूडेंट। अगर आपको ये लॉ का ओरिजिन और लॉ का लॉजिक समझ में आ गया तो बाकी आगे स्टडी आपके लिए कोई मैटर नहीं करती। बेसिक चीज़ें आपको समझना वो ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीक में फिर हमारी नई असाइनमेंट आएगी। थैंक यू।